हम लोग हैं 146 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट वर्ड है 146 पे ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेशन से बना हुआ है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि ये काम आपको करना ही करना है, बाध्यकर या बाध्यकारी। ऑब्लिगेटरी मतलब ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, बाध्य है कि ये काम आपको करना ही करना है। एक शब्द ऑबिडियंटली भी होता है। ऑबिडियंट, ऑबिडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, लेकिन ऑब्लिगेटरी का मतलब है बाध्यकारी। आप देख लेना, अगर कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऑबिडियंट, ऑबिडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, जबकि ऑब्लिगेटरी है बाध्यकारी कि ये काम आपको करना ही करना है। याद कैसे रखोगे? ऑबिडियंटली आपने अगर सुना हो तो हम लोगों ने स्कूल में एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है क्या। चले आगे। नेक्स्ट वर्ड है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन, जैसे लोग क्या करते हैं? मैन्युपुलेट करते हैं, है ना, कि ये मान लीजिए मैंने आपको कुछ और बोला और आप मेरी बात को मैन्युपुलेट करके उसको आगे परोस रहे हो, तो उसको होता है जोड़ तोड़ कर बोलना। तो यहाँ सही लिख रखा है जोड़ तोड़ के। मैन्युपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, घुमा फिरा के बताना, चेंज कर देना। जो ओरिजिनल बात थी, ओरिजिनल से आपने चेंज कर दिया, घुमा फिरा कर बताना, या ओरिजिनल जो था उससे आपने चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स पार्टे जजमेंट। एक्स पार्टे जजमेंट, देखो ये बहुत अच्छी चीज है। लॉ का एक रूल होता है एक्स पार्टे जजमेंट। इसमें क्या होता है? एक ही पार्टे, एक्स को यहां सिंगल समझो आप, सिंगल पार्टे जजमेंट, ये एक पक्षीय निर्णय होता है। ये तो आप याद रख लोगे कि मैंने आपको बताया इसको सिंगल समझो, और पार्टी मतलब पक्ष, एक पक्षीय निर्णय, एक्स पार्टे जजमेंट। लेकिन ये होता क्या है, ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जो फैसला जो दिया जाता है, मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन ऐसे में मैं एब्सेंट थी, मैं कोर्ट पहुंची ही नहीं, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि आपका मामला है, और ऐसे केस में सिंगल पार्टी के सामने ही जज ने अपना फैसला सुना दिया, तो उसको बोलते हैं एक पक्षीय निर्णय, एक्स पार्टे जजमेंट। यानी दूसरी पार्टी के एब्सेंस में या उसको बिना बताए जब आप एक पक्ष में फैसला दे देते हो तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टे जजमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डीड। डीड का मतलब होता है विलेख। डीड्स का मतलब होता है जो काम हम करते हैं, एक्शंस डन बाय अस, एक्शंस डन बाय अस, जो काम हम लोग करते हैं, डीड्स, उनको बोलते हैं काम, एक्शन, ठीक है। और हम क्योंकि ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं, तो ग्लॉसरी के अंदर डीड का मतलब होता है विलेख। जो जो चीजें आपने की है उनको मेंशन करना, वो काम जो आपने किए हैं उनको मेंशन करना, ठीक है। आई एम गुड, और आई होप आप लोग भी सब अच्छे हो और पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात, पढ़ रहे हो, पढ़ना जरूरी है, रुकना नहीं चाहिए आपका प्रोसेस। नेक्स्ट है इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है बंद कमरे में। अब आप ये बोलोगे कि बंद कमरे में है तो ये कैमरा लगा हुआ है, तो आदमी बंद कमरे में कैसे हो सकता है? और वैसे इन कैमरा को बोला जाता है गुप्त, गुप्त मीटिंग के लिए भी आता है। जैसे इन कैमरा मीटिंग होती है ना, तो इन कैमरा मीटिंग मतलब गुप्त मीटिंग, कमरे के अंदर मीटिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छुपी हुई मीटिंग है। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि जब कैमरा लग रखा है तो लोग तो हमें नोटिस कर रहे हैं। अगर आपने कभी टीवी वगैरह देखी हो, सीआईडी वगैरह, तो एक रूम रहता है जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। कुछ चित्र बना के समझाती हूँ, ठीक है। और एक सामने रिकॉर्डिंग कैमरा रहता है, कैमरा, ठीक है। और इधर एक आदमी को बिठा देते हैं चेयर लगा के, चेयर पे, जिसने क्या किया है, जो गिल्टी है, दोषी है, ठीक है। क्या कर देते हैं, एक आदमी, ये पुलिस वाले हैं दोनों, ये गिल्टी है, और ये सामने कैमरा लगा के रिकॉर्ड करते हैं उसके बयान को। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इन कैमरा। इन कैमरा कैमरे में है लेकिन एक कमरे के अंदर है, गुप्त है, सबके सामने ऐसा नहीं होता। उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है गिल्टी की, आरोपी की, कन्विक्टेड की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबके सामने नहीं होती है, कैमरे के अंदर होती है। तो वैसे भी इसको ध्यान में रख सकते हो आप। तो चारों ही वर्ड अच्छे थे। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्यकारक, मैनिपुलेशन चेंज करना, एक्स पार्टे जजमेंट एक पार्टी के ही आपने जजमेंट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डीड मतलब विलेख, और इन कैमरा मतलब गुप्त मीटिंग है, खुली मीटिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन का मतलब होता है दृष्टिबंधक या गिरवी। तो ये एक तरीके से आपको मॉर्टगेज करना ही है। मॉर्टगेज करने का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। हाइपोथेकेशन क्या होता है, मान लीजिए मुझे कुछ कोई ऐसी चीज जो आप किसी और के पास रख रहे हो, और वो अगर आप अपना लोन वगैरह कुछ भी पे कर देते हो टाइमली,
तो आप उसको वापस ले सकते हो, अदरवाइज सामने वाला उसको बेच के उसका पैसा ले लेगा। ठीक है क्या? चले आगे। हाइपोथेकेशन, इसका मतलब होता है दृष्टि बंधक या गिरवी, नजर में रखा गया है, नजर कैद उसको दे दी है कि उसके बदले आपको कुछ अमाउंट दिया जा रहा है या कोई भी फैसिलिटी उसके बदले आपको दी जा रही है। ठीक है क्या? हाँ, चांदमल जहांगीर जी कह रहे हैं कि कैमरा का मतलब कमरा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। देखो दो वर्ड होते हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड में भी ये वर्ड आया था। जुडिशियल, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो न्यायिक पूछताछ, तो न्यायिक है ये। जुडिशियल इंक्वायरी मतलब न्यायिक पूछताछ, आरएस के अंदर 2021 में आया था ये आपका ग्लॉसरी, जुडिशियल इंक्वायरी न्यायिक पूछताछ। लेकिन जुडिशियल न्याय से संबंधित है, जुडिशियस पर्सन के लिए आता है एक ऐसा आदमी जो सही डिसीजन ले, समझदार आदमी, विवेक सम्मत आदमी, जिसमें विवेक हो, दिमाग हो, ऐसा आदमी जो सही से डिसीजन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियस पर्सन बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिमाग वाले के लिए आता है क्या? जुडिशियस। क्लेवर है, इसको पता है, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ये सोच समझ के डिसीजन ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब होता है मध्यस्थ के लिए भी आता है, आर्बिट्रेशन मध्यस्थ के लिए भी आता है, और आर्बिट्रेशन मनमाना भी होता है, मध्यस्थ के लिए भी आता है। ठीक है। देखो आर्बिट्ररी वर्क है तो वो मनमाना, जैसे कोई आदमी खुद से काम कर रहा है तो वो आर्बिट्रेशन है। ठीक है। और एक आर्बिट्ररी पर्सन होता है जो मीडिएटर होता है, मीडिएट करता है, मध्यस्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मीडिएटर भी बिल्कुल आप लिख सकते हो महेश, है ना, मध्यस्थ लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम। अज्यूम का मतलब यहाँ ग्रहण करना लिख रखा है। अज्यूम के दो मतलब होते हैं, एक अज्यूम का मतलब होता है सोचना, मान लेना। ठीक है, मान लेना, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम लोग सभी क्लासेस ले रहे हो और रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो। ठीक है क्या? तो मान लेना, एक अज्यूम तो ये होता है सपोज करना या फिर मान लेना। लेकिन दूसरे अज्यूम का मतलब होता है किसी चार्ज को, किसी पोस्ट को, पद को ग्रहण करना, पद ग्रहण करना। एक अज्यूम ये होता है, ग्रहण करना लिख रखा है, जैसे अज्यूम दी चार्ज, तो चार्ज को अज्यूम किया है, या किसी भी पद को अगर आप लेते हो, राजा रानी ने अपना पद ग्रहण किया है तो वो अज्यूम आता है वहां पे ग्रहण करने के केस में भी। तो मान लेना भी होगा और ग्रहण करना भी होगा, दोनों ध्यान में रखना। हम ग्लॉसरी के हिसाब से पढ़ते हैं इसलिए वो वाली चीज मैं ज्यादा बताती हूँ, जैसे ग्लॉसरी के हिसाब से ये ज्यादा सही है, ये कम सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या भूपेंद्र सिंह? वैसे प्राधिकारी ही होना चाहिए, मैंने ऑथेंटिक बुक्स में भी चेक किया, उसका प्राधिकारी ही देख रहा है ना। अब देखो ये कि लोग क्या है कि कुछ कुछ चीजें तो अब ये करते ही हैं ऊपर नीचे, बहुत सारी सही चीजों को गलत मानते हैं, इन्हीं के ही कई बार डेट का जैसे लेटर के अंदर होता है, यही कुछ पूछते हैं किसी एग्जाम में और उसी को ही गलत बता देते हैं, तो उस चीज को तो अपन नहीं क्लेम कर सकते, है ना। बट अथॉरिटी के लिए हिंदी में प्राधिकारी शब्द ही सही रहता है। ग्लॉसरी की कंप्लीट पीडीएफ आपको वीआईपीएम के टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, जो दिख रहा है। ठीक है, जो चीजें आपके सामने है, दिख रहा है, तो यहां पे लिख रखा है प्रकट, क्लियर, जो दिख रहा है। जैसे इट इज अपेरेंट दैट दिस बोर्ड इज फुल ऑफ वर्ड्स, ये क्लियर है, मतलब आपके सामने ही है, जो भी है आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड कैसा है? शब्दों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका कोई भी जज, कोई भी कोर्ट होता है तो कोर्ट का जूरिसडिक्शन होता है, कोर्ट्स जूरिसडिक्शन, कि कहाँ तक उसका क्षेत्र है। या फिर पुलिस का जूरिसडिक्शन, अलग अलग जो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं सबका अलग अलग क्या होता है? अलग अलग जूरिसडिक्शन रहता है, क्षेत्राधिकार रहता है कि वो कहाँ तक वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए महेश नगर थाना लग रहा है तो महेश नगर वालों का क्षेत्राधिकार है, महेश नगर तक की सीमा तक लेंगे। इसके अलावा मानसरोवर शिप्रापथ वाला है तो शिप्रापथ कवर करेंगे। ऐसे अलग अलग एरिया का अलग अलग पुलिस वालों का जुरिसडिक्शन रहता है। ठीक है, क्षेत्राधिकार कि कहाँ तक उनका अधिकार है, किस क्षेत्र तक उनका अधिकार है। ठीक है, तो जुडिशियल, जुडिशियस, जुरिसडिक्शन, तीन शब्द हैं, तीनों के अलग अलग मतलब है, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पे तो आप लोग जानते ही हो, है ना। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से तो आप जानते ही हो, परिवहन के साधन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन,
जानते हो, जैसे बस जाते हैं तो बस सर्विसेज वगैरह क्या है, ट्रांसपोर्ट है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवहन। वहन कर रहा है किसको, आपको, आपके वजन को, और आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। लैजिबल वर्ड खूब जगह पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। इलैजिबल होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सके, अपाठ्य, और लैजिबल होता है सुपाठ्य, जिसको पढ़ा जा सके। जिसको पढ़ा जा सके वो लैजिबल होता है, और जिसको नहीं पढ़ा जा सके वो क्या होता है, इलैजिबल होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। आपने कभी सुना है क्या, रेट्रो थीम होती है, क्या होता है, रेट्रो थीम होती है, कभी सुना है किसी ने? रेट्रो थीम होती है ओल्ड, ओल्ड चीजों की थीम होती है। जैसे पार्टी वगैरह की रेट्रो थीम होती है ना, तो रेट्रो बॉलीवुड थीम है, तो मान लीजिए जितने भी लोग तैयार होके आएंगे वो पुराने जैसे हीरो हीरोइन दिखते थे, जैसे पुरानी जो एक्ट्रेस होती थी उनके बड़ा बड़ा सुरमा लगा हुआ होता था, पुराने जो हीरो रहते थे वो वाइड लेग जीन्स पहनते थे, खुली खुली एकदम, शर्ट को टकेन एकदम ढीला सा, दो आदमी आ जाए इतना बड़ा शर्ट पहन के, तो वो रेट्रो थीम कहलाती है कि पुराने चीजों से रिलेटेड। तो इसका मतलब होता है भूतलक्षी या पूर्वव्यापी, पहले वाला। या फिर रेट्रो का मतलब होता है एक पुराने आपके एक्ट्स। पास्ट अचीवमेंट्स बोल सकते हो, पुरानी आपने जो भी काम किए हैं, अचीवमेंट्स या वर्क्स, क्रिएशंस, जो भी आपने पुराना काम किया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। जैसे अलग अलग कोर्ट के अंदर क्या होते हैं, अधिनियम होते हैं, ये वाला एक्ट, वो वाला एक्ट, तो ये अधिनियम के लिए होता है एक्ट वर्ड, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रूल मतलब नियम, और एक्ट मतलब अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो एक्ट लेकर आती है, अधिनियम लेकर आती है, उसी से ही सारी चीजें हो पाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडेमनिटी। कई बार पूछ रखा है। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। कंपनसेशन, तो कंपनसेशन भी आ सकता है मुआवजा या भत्ता, मुआवजा या भत्ता। ठीक है, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति किसी ना किसी चीज का। ठीक है, एक बार ये जरूर देखना कि सेक्शन होता होगा धारा, है ना, सेक्शन होना चाहिए धारा, खुशहाल। नेक्स्ट वर्ड देखो ग्रॉस मिसकंडक्ट। ठीक है, अभी जो अपन ने ये क्वेश्चंस उठाए हैं सारे प्रीवियस ईयर में उठाए हैं, जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि मैं तो हिंदी के शब्दों के लिए उतना आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, और मैं उसको उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई वो भी बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदी आप लोग ज्यादा मुझसे तो बेटर ही जान रहे होंगे। लेकिन ये चीज है कि ये जो उठाई हुई फाइल है ना, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर से उठाई है, मतलब जैसा क्वेश्चन वहां पे दिया गया था आपको, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा उन्होंने दिया है वैसा ही आपको हम लोग दे रहे हैं, उसमें चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं ना। जैसे वहां पे उन्होंने ग्रोस मिसकंडक्ट को घोर कदाचार लिख के दिया था आरएसएसबी एसएसबी ने, तो हम भी उसी तरीके से आपको दे रहे हैं। तो ग्रोस मिसकंडक्ट का मतलब होता है घोर कदाचार, यानी बहुत बुरा व्यवहार आप कर रहे हो, तो ग्रोस मिसकंडक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी ना किसी के जीवन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य, किसी ना किसी जीवन का आदमी। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर का भी एक उद्देश्य रहता है कि तुम में से जो सिलेक्शन रिजेक्शन मेथड काम में लेंगे उनको एग्जाम में सेलेक्ट कर देंगे, और जो नहीं करेंगे उनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है क्या, चले नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजेस। सारे ही एग्जाम के पीवाईक्यू अपन ने डाले हैं इसमें, है ना, ठीक है, सारे ही एग्जाम के डाले हैं। डाइवर्जन, गाड़ी वगैरह को डायरेक्ट डाइवर्ट करते हैं, गाड़ी चला रहे हो आराम से लेकिन रोड पे आपने डाइवर्ट किया है, और आप देखते हो रोड पे लिखा हुआ भी आता है डाइवर्जन। ऐसे मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है हमारी, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, डाइवर्जन मतलब अब आगे से गाड़ी आपको क्या करनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी, तो यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है डाइवर्जन, यानी परिवर्तन मिलेगा। अभी तक तुम सीधा चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, लेकिन अगर तुम अब डाइवर्जन के हिसाब से अपने आप को सावधान नहीं किया तो आगे जाके गिरोगे कहीं ना कहीं नाले में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन वर्ड मैंने क्लास में जो बच्चे पढ़े उनको कई बार बताया है कि ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। एक ऑब्स्कर भी होता है, ऑब्स्कर का मतलब होता है अस्पष्ट, वेग वाला मीनिंग देता है, नॉट क्लियर, ओपैक। ठीक है, तो ये तो है ऑब्स्कर, OBSCURE, तो थोड़ा स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना कोई भी चीज लिखो तो। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, ठीक है, बुरा सीन, ऐसे याद रख लेना, ऑब मतलब बुरा, ओ ये क्या देख लिया, कैसे याद रखोगे, ओ ये कौन सा सीन देख लिया, तो बुरे सीन पे ही बोलता है आदमी ऐसा।
ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या। देखो ऑब्जेक्ट के दो तीन अर्थ होते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मतलब तो कोई ना कोई वस्तु के लिए आता है, पदार्थ के लिए। जैसे ये हार्ड ऑब्जेक्ट है यानी कठोर पदार्थ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिफ। क्लास है ना आपकी, ठीक है। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? वादी। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रेस्पोडेंट, रेस्पोडेंट। फटाफट से कमेंट करो रेस्पोडेंट का, मैंने इसी से सिमिलर वर्ड बताया था, पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हो आप लोग। प्लेंटिफ मतलब वादी यानी अपीलेंट, जो अपील करता है। लिटिगेंट, लिटिगेशन दायर करने वाला। कंप्लेंट, कंप्लेन करने वाला। ये बताओ, मैंने रेस्पोडेंट लास्ट क्लास में बताया था। नेक्स्ट वर्ड है 167 डिपोर्टेशन। रिपोर्ट, देश निकाले के लिए आता है। और भी वर्ड्स चलते हैं, बैनिश, एक्सपेल, एविक्ट, इजेक्ट, एक्सपैट्रियाट, बहुत सारे एक्सपैट्रियाट, बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है क्या। रेस्पोडेंट बताइए फटाफट से, सावित्री अच्छे से याद नहीं की हो। हाँ, पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं बताइए इसको। ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मतलब है उद्देश्य। प्रतिवादी, बिल्कुल सही है, हंसा चौधरी। हंसा चौधरी, प्रतिवादी। ठीक है, चलिए। तो ऐसा भी नहीं होगा श्रेयांश की सारे वर्ड्स की पारिभाषिक शब्दावली बने, बहुत सारी वोकैब है, सारों की पारिभाषिक शब्दावली हो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट वर्ड डिपोर्टेशन, मतलब डिपोर्ट, बाहर निकाल दिया है, देश से देश निकाला दे दिया है, बाहर निकाल देने के लिए आता है, ठीक है। डी का मतलब वैसे भी डाउन या अवे होता है, डी का मतलब डाउन या अवे। इराचा का मतलब है अशुद्धि पत्र। अब आपको मुझे बताना है कॉरिजेंडम का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने इराटा और कॉरिजेंडम दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो आपको मुझे बताना है फटाफट से कॉरिजेंडम क्या होता है। रिस्पोंडेंट प्रतिवादी, जिसके खिलाफ केस किया गया है, और प्लेंटिफ वादी, अपीलेंट, जिसने केस किया है, ठीक है। चलिए अब मुझे फटाफट से इराटा मतलब अशुद्धि पत्र लास्ट क्लास में बताया था, मुझे आप कॉरिजेंडम बता दो। कॉरिजेंडम क्या होता है? लास्ट क्लास में ये भी मैंने बताया था, तो आइडिया लग जाएगा। सब्जेक्ट टू पे होता है तब तो उत्तरदायी लिखा हुआ आता है। हाँ, शुद्धि पत्र बिल्कुल सही है, इसका मतलब याद तो आप लोग कर रहे हो। मैंने बताया था कॉरिजेंडम एक ऐसा पेज है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं जिसको करेक्ट करना है, और इराटा होता है अशुद्धि पत्र और लिस्ट ऑफ एरर्स, ठीक है। गुड, सभी लोगों को वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना, किसी ना किसी को आप क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? देखो एक तो है इसमें कोई ना कोई डाउट है, क्वेश्चनेबल, क्वेश्चन उठाने लायक है, इसका मतलब योग्य होता है। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। क्वेश्चन उठाने या क्वेश्चन करने के लायक है या एबल है, इसका मतलब योग्य है। क्वेश्चन करने के योग्य है, इसका मतलब इसमें डाउट है, तभी तो क्वेश्चन करोगे। कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसमें डाउट रहता है तभी ना आदमी क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन एबल है, संदिग्ध है, डाउटफुल। डाउटफुल लिख लो। स्केप्टिकल, ठीक है। कंफ्यूजन, किसी ना किसी क्वेश्चन में क्या है, डाउट है आपको। नेक्स्ट देखिए एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब एडमिट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? एडमिट से बना हुआ है। एडमिट जिसका मतलब स्वीकार करना, एडमिट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। तो एडमिसिबल मतलब जिसको स्वीकार किया जा सके, तो स्वीकारात्मक। अब देखो ये इस तरीके से लिखे हुए हैं तो इनको देख के कंफ्यूज मत होना। स्वीकारात्मक, ये आधों को इन्होंने हलंत लगा के लिखा है, तो इनको प्लीज ऐसे गड़बड़ मत करना आप, है ना।
ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब है अपवादात्मक। देखो आपको अगर पर्सनल डाउट है, अगर आप ऐसे बीच में पूछोगे तो अभी कोई क्लास का फ्लो चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो या तो आप कमेंट में डाला करो। मान लीजिए अभी मैं आपको ग्लॉसरी पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आप बीच में पूछोगे तो फिर वो रिदम टूटेगा। बीच में पैसिव का क्वेश्चन लाओगे, प्रेपोजिशन का लाओगे, तो एक रिदम ब्रेक होगा, दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आप पूछ लो, पूछने की मनाही नहीं है, या तो क्लास के लास्ट में पूछा करो या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। मैं हमेशा जितने क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं उनको डील करती हूँ। एप्लीकेशन पे भी कुछ बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी हमने किए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट। डिड को कुछ नहीं करना है, हर पेपर्स को पहले लाकर वॉज डन कर देना, ठीक है, और बाय हर कर देना, इतना सा करना है, कुछ इसमें बड़ा वो नहीं है हमेशा। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या, वॉज वर्ब का हेल्प ही तो लेना होता है हमें पास्ट टेंस के अंदर, है ना। और डिड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पेपर्स को देखते हुए प्लूरल लगा देना बस, ठीक है हमेशा। चलें आगे। नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी जो प्रॉमिस करता है एक ऐसा नोट, तो वचन पत्र, वचन देने वाला, प्रॉमिस करने वाला नोट क्या कहलाता है, प्रोमिसरी नोट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन एक तरीके का क्या होता है, कोर्ट का आदेश रहता है किसी ना किसी चीज को निषेध करने के लिए। निषेध प्लस आज्ञा, रोकने के लिए एक तरीके की आज्ञा है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन, निषेध आज्ञा। तो एक तरीके का कोर्ट का क्या है, ये फैसला होता है इंजंक्शन। ये इंजेक्शन नहीं है जो आपके लगता है, इंजेक्शन नहीं है, इंजंक्शन है, कोर्ट के लैंग्वेज में ये वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना किसी चीज, किसी भी पर्सन को। एक्सोनरेट करना, इसके सिनोनिम आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सोनरेट बरी करना, मुक्त करना, ठीक है, फ्री करना, और इसके एंटोनिम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्लेम करना, कन्विक्ट, किसी भी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्विक्ट। कन्विक्ट अभी बताया था आपको, एंटोनिम बताया था, एक्विट का मतलब बरी करना, और कन्विक्ट इसका एंटोनिम मतलब दोषी ठहराना। तो कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित करना, सामने वाले को आप ब्लेम कर रहे हो कि तेरी ही गलती है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब इक्वल करने योग्य, इक्विटेबल इक्वल योग्य। जैसे मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इक्विटेबल है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी न्याय के हिसाब से जैसा होना चाहिए था वैसा, जितना सही होना चाहिए था उतना ही सही है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चीजों को बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्विटेबल है, इसका मतलब न्याय के हिसाब से उचित है, तो न्याय उचित, जिसको जितना मिलना चाहिए था। मान लीजिए अगर यहाँ पे गर्ल्स का 20% है तो उनको उनके हिसाब से मिलना चाहिए और बॉयज को बॉयज के हिसाब से मिलना चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। एविक्शन, हमेशा ध्यान रखना ई का मतलब जो है अक्सर आउट से निकलता है। ई का वर्ड अगर अभी आप देखो तो किसके लिए होता है, आउट के लिए होता है, ई मतलब आउट। आप देखोगे बहुत सारे शब्द हैं जैसे इजेक्ट, एक्सपेल, एक्सोडस, सब में बाहर जाना होता है, एक्सोनरेट, तो बहुत सारे शब्द है, वहां ई का मतलब क्या है, आउट, कहीं ना कहीं से बाहर निकाल देना, कहीं ना कहीं से बाहर निकाल देना। एविक्शन, एविक्शन का मतलब निष्कासन। अभी पीछे भी हमने एक वर्ड देखा था बैनिश के, जहां पे बैनिश लिखा था हमने डिपोर्टेशन, बाहर निकाल देने के लिए, और एक्सपेल भी देखा था, एजिक्ट भी देखा था। तो ई मतलब एजिक्ट से आप ई से मतलब आउट ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डीमार्केशन, मार्क कर देना। डीमार्केशन का मतलब क्या होता है, मार्क कर देना। सीमांकन, सीमांकन में क्या होता है, मार्क ही तो करते हैं चीजों को। मान लीजिए घर पे हमारा डिमार्केशन हुआ है कि मेरी लैंड इतने एरिया में रहेगी और आपकी लैंड इतने एरिया में रहेगी, तो ये एक तरीके से क्या किया है, मार्क कर दिया है कि इतनी दूरी पे ये आदमी रहेगा, इतनी दूरी पे ये आदमी रहेगा। तो डिमार्केशन मतलब सीमांकन, सीमा का अंकन कर दिया है, मतलब बता दिया है कि ये आदमी इतने पे रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है। खुशहालपुरी, एमिग्रेंट, ई मतलब आउट, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डीलिमिटेशन। अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स में अपडेट रहते हो तो डीलिमिटेशन काफी पिछले साल चर्चा का विषय रहा था कि डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या बोला है, 2026 तक कोई चेंजेस नहीं करेंगे,
तो डीलिमिटेशन होता है परिसीमन। और डीलिमिटेशन कमीशन, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो वहां भी सुना होगा, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, वो तय करता है कि जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो कितना क्या रहेगा, मतलब कितना क्षेत्र एक लोकसभा सीट पे कितना आना चाहिए। इस तरीके से मान लीजिए एरिया वाइज जैसे डिवाइड रहता है ना, कि जैसे मान लो कि हमारे राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो कौन सी सीट कितने एरिया तक फैली हुई है, क्या मार्केशन है, उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। उसका ये काम होता है डिसाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कुल या लोग, कुल या सकल, टोटल के लिए आता है एग्रीगेट। जैसे एग्रीगेट मार्क्स होते हैं जब आप ग्रेजुएट होते हो, क्या होते हो, जब आप ग्रेजुएट होते हो तो लास्ट के अंदर आपको एग्रीगेट मार्क्स बताए जाते हैं कि 3 साल में आपने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो होता है औसत या सकल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, ये आपने सुना ही है, एवरेज निकालते हैं बचपन से, तो उसका क्या मतलब होता है, औसत निकालना। चार्जेबल का मतलब होता है सब्जेक्ट टू टैक्स। चार्जेबल का क्या मतलब है, सब्जेक्ट टू टैक्स। अब यहाँ पे प्रभार्य लिखा है, हिंदी का तो मैंने आपको बोला ही है कि कुछ चीजें जो होती है ना वो अब हमें एज इट इज ही याद रखनी है, इसमें अपन कुछ नया कर नहीं सकते। भाई जितना पॉसिबल होता है मैं जिस वर्ड का जितना मीनिंग आपको समझा सकूं उतना समझा देती हूँ, लेकिन इनमें कोई इलाज ही नहीं है, इनको एज इट इज याद करना है ना। तो आप इनको सुन लिया करो ताकि क्या पता आपको एग्जाम में याद रह जाए। और दूसरी चीज आपको लास्ट में क्या करना है, इनको अपनी एक नोट्स बना लेना है, कॉपी बना लेना है कि आरएसएसबी ने ये सारे शब्द पूछे हैं तो इनको मुझे डील करना है ना। तो चार्जेबल मतलब प्रभार्य, जिनका आप पे क्या हो, भार हो। इनको वैसे बोला जाता है सब्जेक्ट टू टैक्स, इसका मतलब इन पे चार्ज लगेगा आपका। चार्जेबल मतलब इन पे आपका क्या लगेगा, चार्ज के योग्य। एबल का मतलब तो योग्य ही बता रहे, चार्ज के योग्य, इसका मतलब इन पे आपका चार्ज लगेगा। प्रभार्य तो एक तरीके से भार हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस। होते क्या है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे संज्ञेय अपराध। देखो ओम बिरला जी हैं हमारे बीच में, लोकसभा स्पीकर, पहले तो वेलकम। ये याद ही नहीं रहते हैं तो फिर तो ज्यादा दिक्कत है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें कुछ सारी चीजें जो होती है वो रटने की ही होती है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई आपको याद नहीं रहते हैं। आपके लिए आसान क्या है कि आपका पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, थोड़ा बहुत भी याद रहोगे तो ऑप्शन टिक लगा दोगे। अब याद नहीं रहते तो फिर एग्जाम की तैयारी करने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि इस एग्जाम में तो हर चीज याद ही करनी है। भाई कौन सी चीज है जो समझने से चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स भी है तो कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है, साइंस भी है तो कुछ ना कुछ याद करना है, इंग्लिश भी याद करना है, समझना होता है। भाई आप बोलते हो कि हिंदी हम समझते हैं, अरे समझते हो लेकिन इसका ये विलोम शब्द है, एक प्रायवाची है, तो याद ही करने पड़ेंगे, है ना। चलिए प्रीवियस ईयर पढ़ने के अलावा और टाइम बचे तो प्लीज करो, है ना। और कोई इलाज नहीं है, पढ़ो, खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो। बिल्कुल नरेंद्र जी ने सही लिख दिया, रिविजन करो बार बार। याद तभी होगा जब आप याद करोगे। अब बैठे बैठे सोचो कि याद हो जाए पहली बार में, तो नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, संज्ञेय अपराध। अब हिंदी में तो ये लिख दिया है संज्ञेय अपराध, पर थोड़ा सा इसको समझो होता क्या है। अब देखो इनका मतलब होता है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हो, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध। और नहीं अगर वारंट की जरूरत पड़े तो इनकॉग्निजेबल, जिनको बोला जाता है असंज्ञेय अपराध। ठीक है, बिल्कुल लगा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक की लगाएं एक एक बार, रिवीजन क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस, है ना। आप बस कंसिस्टेंट रहो। अब देखो ऑलरेडी क्लासेस हो ही रही है आपकी, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवा रही हूँ। पहले ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लेटर, अभी आपने वोकैब बोला तो 1 वर्ड करवाए, फिर अभी अपन ग्लॉसरी, कन्फ्यूजिबल वर्ड करवाए, तो कुछ ना कुछ चल रहा है, वो चलता रहेगा, है ना। रिदम चलता रहेगा, आप बस अपना रिदम बनाते रहो और याद करते रहो। गुड फेथ, गुड फेथ, देखो एक तो फेथ का मतलब होता है विश्वास, किसी ना किसी धर्म में आपका विश्वास रहता है। ठीक है, फेथ मतलब विश्वास। जैसे किसी ना किसी आदमी किसी ना किसी के प्रति क्या होता है, फेथफुल रहता है, विश्वास रखता है, तो फेथ का मतलब है विश्वास या भावना। गुड फेथ मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, अच्छा विश्वास। और ये पारिभाषिक शब्दावली में गुड फेथ का मतलब होता है सद्भाव।
अच्छी भावना, तो एक तरीके से विश्वास ही हो गया। आपका मेरे प्रति विश्वास है तो मतलब आप सद्भाव ही तो रख रहे हो, अच्छा भाव ही तो रख रहे हो मेरे प्रति विश्वास है तभी तो चैनल पे हो, और सद्भाव रख रहे हो, अच्छा भाव रख रहे हो, तो गुड फेथ का मतलब क्या होगा, सद्भाव। देखो हमें ऐसा नहीं है कि सद्भाव शब्द सुना हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि औसत शब्द सुना हुआ नहीं है, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी चल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंग्लिश के इस वर्ड के लिए ये हिंदी सिनोनिम होता है, ये हिंदी वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनेटिव, ये बना है पनिशमेंट से। प्यूनेटिव किससे बना हुआ है, पनिशमेंट से, दंड, पनिशमेंट से बना हुआ शब्द है, पनिश से बना हुआ शब्द है। प्यूनेटिव दंडात्मक, यानी जिसको दंड के लिए लायबल है, दंड के योग्य, ठीक है क्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैड कंडक्ट। बैड यानी बुरा, और कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है, कंडक्ट। एक होता है एग्जाम को कंडक्ट करवाना, मतलब उसको सुचारू रूप से करवाना। एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो उसका मतलब है सुचारू रूप से करवा रहे हो, उसको रूप से एग्जीक्यूट करवाना। ये कंडक्ट है बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट का मतलब है दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरा कंडक्ट, बिहेवियर। यहां कंडक्ट का मतलब क्या है, बिहेवियर, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हैं, नॉर्मल शब्दों से कई जगह आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आप अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है कुर्की। वैसे देखो अटैचमेंट का मतलब सिर्फ कुर्की लिख दिया है, मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट का मतलब है साथ में जो लगा हुआ हो, या फिर लगाव। जैसे मेरा मेरी मम्मी के प्रति क्या है, अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट का मतलब मेरा मेरी मम्मी के प्रति क्या है, लगाव है। एक अटैचमेंट का मतलब होता है जैसे लेटर वगैरह के अंदर अटैचमेंट होता है, यानी एक साथ में एक पेपर जुड़ा हुआ है, तो साथ में लगा हुआ, चिपका हुआ या अटैच्ड, ठीक है। और एक अटैचमेंट का मतलब होता है कुर्की। ये आपको ध्यान रखना है, ये पारिभाषिक शब्दावली के हिसाब से है, आपने नहीं सुना होगा ये वर्ड। अटैचमेंट का मतलब वहां ऑप्शन में लगाव दे देगा और आप लगाव सही करके आ जाओगे, वो हिंदी के हिसाब से सही है, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली ये नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट का मतलब है कुर्की। जैसे सरकार द्वारा जो जब्त कर लिया जाता है, आपने सुना होगा कुर्की, तो किसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, सरकार द्वारा ले ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ सहलग्नक बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही है आपका, नरेंद्र जी, खुशी, शिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका सबजुडिस्ड। ये सबजुडिस्ड है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, स्पेलिंग प्लीज करेक्ट करना इसकी, है ना। न्यायाधीन बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, न्यायाधीन। न्यायाधीश की जगह न्यायाधीन लिखो, न्याय के अधीन। सब मतलब वैसे भी अंडर होता है, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब अंडर, अंडर का मतलब अधीन, तो न्यायाधीन, और ठीक है चले। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, विजिल से बना हुआ है, विजिल का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क। विजिलेंस कमीशन भी सुना होगा आपने, विजिलेंस कमीशन क्या करता है, ध्यान रखता है, चौकन्ना रखता है कि कोई आदमी करप्शन नहीं कर रहा है, तो विजिलेंस का मतलब क्या है, सतर्कता। विजिल से याद रखना है, विजिल वर्ड अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ये आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल का मतलब नैतिक, और आज का पहला वर्ड ही था ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ये काम तो आपको करना ही करना है, तो आपका क्या है, दायित्व है, आपको करना ही करना है। ऑब्लिगेशन आज पहला वर्ड आया था, ऑब्लिगेशन का मतलब ये काम तो आपको करना ही है, कोई भी आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है। अगर जज होगा तो न्यायाधीश आएगा, बिल्कुल सही है ना। यहाँ जुडिस था वो अंडर के लिए आता है, सबका मतलब सब जज होता तो फिर भी अपन सोचते कि नीचे वाले न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। सुपर सीड का मतलब होता है अधिक्रमण करना। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग में इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है टू टेक प्लेस ऑफ द प्रीवियस पर्सन। पहले जो इस पोस्ट पे जो पहला व्यक्ति था, इससे पहले जो व्यक्ति था उसकी जगह आप ले लेते हो तो उसको बोलते हैं सुपरसीड। क्या बोलते हैं, सुपरसीड बोलते हैं, मतलब पहले वाले की जगह ले लेना। एक एनक्रोचमेंट भी होता है, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। जैसे आप देखते हो कि
जनरली दूसरों की जमीन पे लोग जनरली किसकी जमीन पे करते हैं, सरकार की जमीन पे करते हैं, तो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर लेते हैं, वो जमीन उनकी नहीं है तो भी उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, उसको हड़प लेते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एनक्रोचमेंट साइड में लिख देती हूं मैं, उसका मतलब होता है अतिक्रमण। तो एक तरीके से ये भी तो किसी और की जगह पे आप आए हो, बट ध्यान रखना इसको शायद अधिक्रमण बोल रहे हैं और इसको अतिक्रमण बोलते हैं, या मे बी हिंदी के अंदर सिनोनिम होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ। अधिक्रमण अतिक्रमण अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड है डेपोनेंट। डेपोनेंट का मतलब होता है साक्षी या गवाह। कोर्ट में जो आदमी आपके लिए क्या करता है, गवाही देता है, उसको बोलते हैं डेपोनेंट, गवाही देने वाला। साक्षी या गवाही देने वाला, डेपोनेंट। ये वर्ड जो अपन ध्यान में दे रहे हैं ना, इनको ये ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज में भी पूछेंगे, प्लस दूसरी चीज वहां भी आपको दोबारा देखने को मिल सकता है ना। नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनेल। ये पहले आ चुका है, इसका मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ था, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, यानी वो चीज जो आप प्रूफ के तौर पे रखोगे, और डेपोनेंट वो पर्सन होता है जो जो प्रूफ के तौर पे काम में आता है, ठीक है। पर्सोनेल और पर्सनल, पर्सनल मैंने बताया था निजी, और पर्सोनेल होता है कार्मिक, जो काम करने वाला होता है। ये वर्ड पहले आ चुका है, इसका मतलब रिपीट हुआ है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसका मतलब आपके एग्जाम में भी फिर से आ सकता है। नेक्स्ट है विलफुल। विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर। वैसे विल का मतलब होता है इच्छा या वसीयत। विल किसी की, गुड विल मतलब अच्छा, और बैड विल मतलब बुरी बुरी इच्छा किसी की, मतलब कोई हार्म करना चाहता है। और एक विल का मतलब होता है वसीयत, दोनों ही ध्यान में रख सकते हो। तो विलफुल मतलब जानबूझकर, अपनी इच्छा से किया है, जानबूझकर किया है, तो दोनों ध्यान में रख सकते हो आप। दोनों वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है परजुरी। परजुरी का मतलब ये पहले भी आ चुका है। परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग या झूठी गवाही देना, यानी ऐसे बोलते हैं, मैंने कल वाले या कल तो खैर क्लास नहीं ली, 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ ये मैंने लास्ट क्लास में जरूर बताया है 100%। आप में से बताओ जल्दी कितने बच्चों को याद है। मैंने बोला भी था कि कोर्ट के अंदर शपथ लेता है आदमी। पर्सनल यानी निजी, पर्सनल यानी निजी, खुशी खुशहाल, पर्सनल यानी निजी, और पर्सोनेल कार्मिक, जो कहीं का कर्मचारी हो, काम करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परजुरी का मतलब है शपथ भंग या झूठी गवाही। ये वर्ड आया था क्या पहले? मैंने आपको बोला था कि आदमी क्या करता है, कोर्ट में जाके शपथ लेता है कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और ऐसे करने पे आदमी परजुरी, लेकिन जुरी मैंने क्या किया, जो बोला वो झूठ था, तो परजुरी वर्ड पहले भी आया था। और जूरी के सामने आप क्या बोल रहे हो, जूरी, पर ये क्या था, झूठ था। परजुरी मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि वो आदमी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ऐसा करके मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। झूठी गवाही देना या शपथ भंग करना। शपथ भंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने शपथ ली थी कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन आपने सच नहीं बोला है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिस होल्ड। ऑफिस होल्ड का मतलब है आपने अपना क्या ले रखा है, ग्रहण कर रखा है, ऑफिस को ग्रहण कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ऑफिस को होल्ड कर रखा है, इसका मतलब आप ऑफिस में हो एंड यू आर वर्किंग, काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है पंचाट या पुरस्कार। अवार्ड तो आप जानते ही हो, आप कुछ अच्छा करोगे तो आप लोगों को भी अवार्ड मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार या पंचाट। अब मेरे सामने तो ये पहली बार ही आया है पंचाट शब्द, आपने कभी सुना है क्या पहले? हिंदी में इतने खतरनाक खतरनाक शब्द लिख दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है याचिका या दलील। सामने वाला देखो, दलील तो होता है आपने कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट किया है, तर्क वितर्क दिया है, प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए दलील आता है। प्ली का मतलब होता है याचिका, कोर्ट में प्ली दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेलेवेंट स्टेटमेंट। रेलेवेंट मतलब संबंधित, रेलेवेंट का मतलब संबंधित या सुसंगत, और स्टेटमेंट का मतलब कथन, जैसे जो जिस चीज से संबंधित है, काम का, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज रेलेवेंट एग्जाम्पल दीजिए, यानी जो संबंधित है, काम के है, संगत है, वही एग्जाम्पल दीजिए। या मैं आपको बोल रही हूँ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, यानी यहाँ इस क्लास में जो संगत है वही क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है। चले आगे। हाँ, एलडीसी का पेपर कल एक नोटिस आया था कि सीबीटी पे है, तो ऐसा सुना तो था मैंने भी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेम्परामेंटल। टेम्पर से बना हुआ है, आपने ये वर्ड सुना है क्या, शॉर्ट टेम्पर्ड या इल टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड, कुछ सुना है इनमें से किसी ने?
याचिका को ही प्ली बोला जाता है, यानी याचिका जो आप दायर कर रहे हो उसी को ही प्ली बोलते हैं, और अपील का मतलब होता है अपील करना, सामने वाले से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। टेम्परामेंटल, टेम्पर से बना हुआ है, ये शब्द सुना है क्या आपने? शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड या इल टेम्पर्ड, ठीक है। टेम्पर का मतलब होता है कितना इस आदमी में, कितना ये आदमी झेल सकता है, किसमें इसने, हाँ बिल्कुल सही है कुशलपुरी, जिसको जल्दी गुस्सा हो, कितना ये आदमी झेल सकता है, कितनी इसकी क्षमता है, तो दिमाग से संबंधित है, आपके इरिटेशन से संबंधित है, कितना ये आदमी झेलने की क्षमता है। टेम्पर का मतलब गुस्से के लिए आता है। टेम्परामेंटल का मतलब होता है तुनक मिजाज, जल्दी जल्दी बात बात पर गुस्सा होने वाला व्यक्ति, ठीक है क्या। चलिए अब देखो नेक्स्ट वर्ड है बैड, इल या शॉर्ट टेम्पर्ड, वो भी तुनक मिजाज ही होगा, तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो, सिनोनिम में पूछ सकते हैं। अपील वर्ड का मतलब होता है कोर्ट में अपील करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसी ना किसी चीज को अपन क्या करते हैं, लिख कर रखते हैं। रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो किसी ना किसी चीज को अपन सेव करते हैं, या मान लीजिए रिपोर्टर वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, या लोग अपना क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब चीजों को संभाल के रखते हैं भविष्य के लिए, तो वो क्या है, अभिलेख, मतलब लिख कर रख लिया कि भैया भविष्य में काम आएगा, तो ये हमारा रिकॉर्ड है, ये बताएगा कि हमने क्या क्या चीजें किया था। जैसे मेरी क्लासेस का रिकॉर्ड है, मेरे पीपीटीज का रिकॉर्ड है टेलीग्राम पे, तो मतलब सारी चीजों को संभाल के रखा है, प्रतिलेख लिख कर रख दिया है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है वीआईपीएम क्लासेस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब होता है सूचित करना, और एक कॉन्वे भी होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था। कॉन्वो का मतलब होता है काफिला, गाड़ियों का एक साथ जाता है ना काफिला, तो कॉन्वो होता है वो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिविजन या वेटिंग, इसका मतलब होता है दोबारा से चेक करना। क्या करना, दोबारा से चेक करना। पुनर्ईक्षण, अगर आपने संधि वगैरह पढ़ी है तो पुनर् मतलब फिर से, जांच करना, पुनः जांच करना, बारीकी से जांच करना। रिविजन, री मतलब फिर से, और विजन आंखों से, दोबारा से देख रहे हो चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न। रिटर्न मतलब री मतलब वापस बोल ही दिया है, और दोबारा क्या लिया है, टर्न लिया है, यानी आपको रिटर्न मतलब कहीं जगह पे आप वापस आ जाते हो। और ग्लॉसरी के अंदर रिटर्न का मतलब होता है प्रतिफल। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे मैंने इतना रुपए ब्याज पे दिया था और उसका रिटर्न मुझे इतना % मिला है, तो रिटर्न मतलब फायदा, प्रतिफल, कि मैंने मान लो 1 लाख रुपए ब्याज पे दिया था और मुझे उसमें ना 40,000 रुपए का रिटर्न मिला है। 40,000 रुपए का रिटर्न मिला है मतलब ये 40,000 मैंने कमाए हैं उसके ऊपर, तो उसका फायदा बताते हो आप इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही है प्रदीप जी, मैंने अभी बताया रिटर्न का मतलब वापस आना भी होता है। रिटर्न, री मतलब वापस, वापस आना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हैं, तो हमें जो हिंदी में बताना होता है ना, ये हमें ग्लॉसरी बतानी होती है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इसको क्या लिखा जाता है, गवर्नमेंट के लिए ये किस तरीके के वर्ड्स हैं। तो हम नॉर्मल वर्ड्स भी डिस्कस फिर भी करते हैं ना। चलिए क्लियर है क्या। अब देखो क्लासेस हमारी थोड़ी छोटी हो रही है क्योंकि टाइम की भी कमी है और इसके जस्ट बाद एक क्लास रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहूं, वही एक बड़ी बात है। क्लासेस चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो अभी अपने पास 205 शब्द हो चुके हैं और अपने 300 शब्द का बोला था, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो क्लास हो उसमें ये सारे वर्ड्स अपन खत्म ही कर दें, मतलब ग्लॉसरी की अपनी लास्ट क्लास रहे वो,